हेलो, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज ग्रेच्युटी। जी हाँ, अब ग्रेच्युटी का टैक्सेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे आज के सेशन में। बट उससे पहले हमको जानना जरूरी है कि ग्रेच्युटी है क्या। ग्रेच्युटी एक्चुअली में है आपका एक ऐसा अमाउंट जो एक एम्प्लॉयर अपने खुशी से देता है अपने एम्प्लॉय को। तो उस पार्ट को हम देखेंगे लीगल तरीके से। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा ग्रेच्युटी एक्ट है, हम उसको देखेंगे कि आखिर ग्रेच्युटी एक्ट क्या कहता है इसके बारे में। व्हाट इज ग्रेच्युटी, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, हम पहले उस प्रोस्पेक्टिव से इसको समझेंगे। एंड उसके बाद फिर हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इनकम टैक्स में हम ग्रेच्युटी का किस तरीके से हम टैक्सेशन का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, बट जब हम ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ेंगे, मीनवाइल हमारा क्या होगा, बहुत सारा इनकम टैक्स का कवरेज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एक्ट का नाम है ग्रेच्युटी एक्ट 1972। कब पास हुआ था ये पास हुआ था हमारा 16 सितंबर 1972। और कहां पर एप्लीकेबल है? होल इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर ये एप्लीकेबल है। क्या है ये ग्रेच्युटी? द ग्रेच्युटी इज अ लंप सम पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय फॉर हिज लॉन्ग सर्विस। जी हाँ, क्या होता है बेसिकली, एक बिजनेस में अगर जो एम्प्लॉय है वो अगर लंबी समय तक उसको सर्विस देते हैं, तो एज अ वे टू शो योर ग्रेटिट्यूड, ठीक है, आप क्या करते हो, आप उस एम्प्लॉय को बल्क में एक लंप सम पैसा देते हो। और उसको एक तरह से उसको थैंक करने का एक तरीका है कि आप हमारे साथ इतने लंबे समय तक रहे, तो चलिए हम आपको कुछ एक लंप सम पैसा देते हैं, क्योंकि आज जब आप हमको छोड़कर जा रहे हो तो फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो, उसके लिए हम एक लंप सम आपको देते हैं। तो ग्रेच्युटी क्या है? ग्रेच्युटी इज अ लंप सम पेमेंट, एक लंप सम पेमेंट है, बड़ा पेमेंट है जो आप किसको दोगे, आपके एम्प्लॉय को दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि वो आपके साथ लॉन्ग सर्विस आपको सर्व किया है। उसके बाद सेक्शन 1 ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ये बोलता है एप्लीकेबिलिटी, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा ग्रेच्युटी एक्ट, वो समझिए। इट इज एप्लीकेबल टू एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी। जी हाँ, हर एक फैक्ट्री के ऊपर ये एप्लीकेबल है, हर एक माइन के ऊपर ये एप्लीकेबल है, हर एक ऑयल फील्ड, प्लांटेशन या पोर्ट या सॉरी या फिर पोर्ट हो गया या फिर आपका रेलवे कंपनी हो गया, इन सब के ऊपर ये कंपल्सरीली एप्लीकेबल है। बट उसके अलावा जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो अदर सेक्टर है, उनमें कहां कहां पर ये एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए बोला गया है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट वेयर 10 और मोर पर्सन्स वर एम्प्लॉयड इन एनी डे इन लास्ट 12 मंथ। जी हाँ, पिछले 12 महीने में अगर आपके बिजनेस में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय अगर आपने रख लिए, तो कंपल्सरीली आपके ऊपर भी ग्रेच्युटी एक्ट लागू हो जाएगा और आपको भी ग्रेच्युटी एक्ट के जो भी प्रोविजंस है उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। and other establishment as notified by central government where 10 or more persons are working। and इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी वाले जगह हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि अगर इन इन जगहों पर भी अगर 10 से ज्यादा अगर लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको भी ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर में ले आएंगे। तो क्या क्या है वो है आपका मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, क्लब्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, inland water transport establishment, solicitors offices, local bodies, education institutions like आपका schools and colleges, ठीक है। देन आपका सोसाइटीज, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, देन ट्रस्ट, देन सर्कस इंडस्ट्री, इन सब चीजों को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है। तो अगर इन सब जो भी हमने देखा लिस्ट, इनमें अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर हो गए पिछले 12 महीने में कभी भी एक दिन, अगर 12 मतलब 10 दिन से 10 लोगों से ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो वहां पर ग्रेच्युटी एक्ट आपका लागू हो जाएगा। एंड मजे की बात, वंस द ग्रेच्युटी एक्ट इज एप्लीकेबल, इट कंटिन्यूज टू एप्लीकेबल। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपका एक बिजनेस जो है, उस बिजनेस के ऊपर एक बार अगर ग्रेच्युटी एक्ट लागू हो गया और भले ही फ्यूचर में आपके यहाँ पर 10 से कम एम्प्लॉय हो गए, मतलब मान लीजिए आपके पास पहले 15 एम्प्लॉय थे और अकॉर्डिंग टू एक्ट 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होने के कारण आपके ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट लग गया, अब आपके बिजनेस में 6-7 लोग निकल गए और बचे कितने, लेस देन 10 एम्प्लॉय बचे हैं, तब भी आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर उस साल भी ग्रेच्युटी एक्ट लगा रहेगा। क्योंकि ग्रेच्युटी एक्ट का क्या रूल है, वो कहता है कि अगर ये एक बार एप्लीकेबल हो गया, वंस इट इज एप्लीकेबल, देन इट कंटिन्यूज टू बी एप्लीकेबल
वो चलते रहेगा आपके ऊपर, बिजनेस के ऊपर, और आपके बिजनेस को जो भी ग्रेच्युटी एक्ट का जितना सारा प्रोविजन है वो सारा कंप्लायंस करना पड़ेगा। उसके अलावा the central government may exempt any establishment from provisions of act if its employees are in receipt of gratuity benefit not less favorable than a benefit under this act। सेक्शन 5 कहता है कि अगर किसी भी एक एम्प्लॉय को अगर जो ग्रेच्युटी में जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतने बेनिफिट्स अगर ज्यादा ही बेनिफिट मिल रहा है तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दे सकता है कि सर देखिए मैं अपने एम्प्लॉय लोग को ऑलरेडी जितना ग्रेच्युटी में बेनिफिट मिलना चाहिए उससे ज्यादा ही बेनिफिट दे रहा हूँ, तो हेंस आप मेरे को, मेरे एस्टेब्लिशमेंट को, मेरे बिजनेस को आप माफ कर दीजिए कि मैं ग्रेच्युटी एक्ट में ना जाऊं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि हाँ ये रीजनेबल बात है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में जो बेनिफिट दिया जा रहा है एम्प्लॉय को वो अगर ग्रेच्युटी एक्ट लगा दिया जाता तो जो बेनिफिट मिलता उतना या उससे ज्यादा है, तो हम आपको ग्रेच्युटी एक्ट लगाने के लिए नहीं बोलेंगे। मतलब गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर है, हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय हैं, जो सैलरीड क्लास के पर्सन है, उनका फ्यूचर को सिक्योर करना है, दैट्स इट। तो अगर आप बिना एक्ट में जाए भी अगर उनको बेनिफिट दे रहे हो तो यस आप हमको अप्लाई करिए, हमको लगेगा आप सही कर रहे हो तो हम आपके बिजनेस को ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं डालेंगे। ये बात थी एप्लीकेबिलिटी की, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होगा, जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाइड किया है वो, या फिर स्टार्टिंग में हमने जो देखा था कुछ स्पेशल बिजनेस क्या की, जैसे फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी, इन सारे जगहों पे एप्लीकेबल होगा। देन आगे बढ़िए। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि भी एम्प्लॉय का मतलब क्या। आप हमको ये तो बता दो कि आप जो बोल रहे हो कि आपके पास पिछले साल में, पिछले 12 महीने में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, सो आप एम्प्लॉय का मतलब बताइए। एम्प्लॉय का मतलब क्या, क्योंकि वो क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, मैनुअल और अदरवाइज। जी हाँ, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को आप अगर एम्प्लॉयमेंट पे रखे हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, डजेंट मैटर, क्या ऐसा भी हो, अगर कोई भी पर्सन हो जिसको आपने एम्प्लॉयमेंट पे रखा है, किस चीज के लिए, अब उसको बदले में पैसे देते हो, फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, किसी भी तरीके का काम करने के लिए अगर आप उसको पैसे देते हो, और वो काम चाहे आपका मैनुअल उससे काम करा रहे हो या अदरवाइज, मतलब वो मशीन ऑपरेट कर रहा हो या खुद मेहनत कर रहा हो, हथौड़े मार मार के पत्थर तोड़ रहा हो, डजेंट मैटर, अगर आपने एज ए एम्प्लॉयर आपने किसी भी एक दूसरे पर्सन को पैसे दिए ताकि वो आपका कुछ काम करे, तो यस उसको हम आपका एम्प्लॉय बोलेंगे। आगे बात, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। जी हाँ, अब आप उसको एम्प्लॉयमेंट पे रखे हो, या तो एक तो लीगल एग्रीमेंट आप करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, सर्विस एग्रीमेंट करोगे आप, एक एम्प्लॉयर है एक एम्प्लॉय है, दोनों के बीच में क्या होगा, एक सर्विस एग्रीमेंट होगा। यस हम आपको जॉब दे रहे हैं, आपने एक्सेप्ट किया, आप हमारे यहाँ पर काम करेंगे, इतनी सैलरी मिलेगी, इतना काम करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरीके से एक एग्रीमेंट करोगे। तो या तो आपका ये एक्सप्रेस्ड होगा या फिर इम्प्लाइड। आपकी जो एक्टिविटी है वो ये कह रही है कि हाँ आप दोनों एक एम्प्लॉयमेंट में हो। तो जरूरी नहीं है कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का लीगल सर्विस एग्रीमेंट हो। विदाउट एग्रीमेंट इफ देयर एक्टिविटी इज इम्प्लाइड देन ऑल्सो उसको हम एम्प्लॉय में कवर करेंगे। इट डज नॉट इंक्लूड पर्सन हु होल्ड्स पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कोई है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई है या, तो वैसे पर्सन को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या बोल रहे फिर से देखिए, इट डज नॉट इंक्लूड पर्सन हु होल्ड्स पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में पोस्ट रखा है या जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में पोस्ट रखा है, एंड इज गवर्न बाय एनी अदर एक्ट, या फिर कोई दूसरा एक्ट अगर उसको गवर्न कर रहा है तो उसको हम यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे। एंड साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, टीचर एम्प्लॉयड इन स्कूल और कॉलेजेस आर एम्प्लॉय। जी हाँ, एक टीचर को भी हम एम्प्लॉय की कैटेगरी में ला देंगे। एक्चुअली हुआ ये था कि टीचर को ये बोला गया कि टीचर तो एम्प्लॉय नहीं है, वो अपना प्रोफेशन उनका है, वो अपना प्रोफेशन को यहाँ पर स्कूल में दे रहे हैं, ठीक है, उनका जो टीचिंग है वो उसको दे रहे हैं, वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, इस तरीके से आर्गुमेंट चल रहा था। तो गवर्नमेंट को क्या लगा कि अगर ऐसे हम इसको ना दे बेनिफिट तो टीचर सेगमेंट जो है उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने लिख दिया कि अगर टीचर स्कूल कॉलेजेस में हैं तो यस उनको भी हम एम्प्लॉय के कैटेगरी में लाएंगे, दे आर ऑल्सो एम्प्लॉय। एंड हेंस कोई अगर स्कूल वाला है जिस स्कूल में 10 या 10 से ज्यादा कोई भी टीचिंग स्टाफ है, टीचर्स हैं, ठीक है, तो वो उस केस में उसके ऊपर भी ग्रेच्युटी एक्ट लागू हो जाएगा और उसको भी अपने एम्प्लॉय को फॉर रेंडरिंग लॉन्ग सर्विस ग्रेच्युटी पेमेंट करना पड़ेगा। ये थी यहाँ तक की सिंपल सी बातें। उसके बाद
हम समझेंगे फैमिली का मतलब। ग्रेच्युटी एक्ट में फैमिली का मतलब क्या होता है। इन केस ऑफ अ मेल एम्प्लॉय, अगर एक मेल एम्प्लॉय है तो वो मेल एम्प्लॉय खुद होगा फैमिली में, उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे चाहे मैरिड हो चाहे अनमेरिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके डिपेंडेंट पेरेंट होंगे, और उसके द डिपेंडेंट पेरेंट ऑफ हिज वाइफ, उसके वाइफ के डिपेंडेंट पेरेंट होना चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पर वर्ड है डिपेंडेंट, मतलब अगर उसके पेरेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उसको यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे। एंड द विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ हिज प्रीडिसीड सन इफ एनी, ठीक है। और अगर एक विडो है उसके बच्चे हैं तो वो भी उसके फैमिली में कवर होंगे। और बात करते हैं अगर हम फीमेल एम्प्लॉय की, तो फीमेल एम्प्लॉय खुद, उसका पति, उसके बच्चे चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, उस फीमेल एम्प्लॉय के पापा मम्मी डिपेंडेंट वाले, और उसके सास ससुर डिपेंडेंट वाले, और विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ हर प्रीडिसीड सन इफ एनी, और उसके बच्चे की विधवा, वो भी उसका फैमिली में आएंगे। सिंपल सा मीनिंग था, कोई खास यहाँ पर टफ नहीं है। ये एक्चुअली क्यों फैमिली इसलिए बोला गया ना, क्योंकि आगे चल के ग्रेच्युटी का पेमेंट ना फैमिली वाला को भी मिलता है कभी कभी, ठीक है। तो वहां पर फैमिली कौन है वो जानना जरूरी है, इसलिए फैमिली को डिस्क्राइब यहाँ पर कर दिया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में। फिर उसके बाद वेजेस मतलब क्या, वेजेस को डील करता है सेक्शन 2S। वेजेस मतलब इट मींस ऑल इमोल्यूमेंट्स अर्न बाय एन एम्प्लॉय व्हाइल ऑन ड्यूटी और ऑन लीव। जी हाँ, किसी भी एक एम्प्लॉय को जो भी पैसे मिल रहे हैं जो वो अर्न कर रहा है, ठीक है, चाहे वो ड्यूटी करके अर्न करे या जो छुट्टी में रहे तब उसको मिले, कुछ भी मिले, किसी एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कुछ भी मिले तो वो सारा का सारा हम क्या बोलेंगे, उसको हम वेजेस बोलेंगे। एंड यस, वेजेस इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंसेस एज वेल। आपको जो बेसिक सैलरी मिलती है फिर डियरनेस अलाउंसेस मिलता है, तो वो डियरनेस अलाउंसेस को भी हम वेजेस के कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। एंड इट डज नॉट इंक्लूड बोनस, कमीशन, एचआरए, ओवरटाइम एंड एनी अदर अलाउंसेस। जी हाँ, यहाँ पर वेजेस के अंदर हम इन सब चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। किस किस को इंक्लूड नहीं करेंगे, बोनस को इंक्लूड नहीं करेंगे, कमीशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, एचआरए को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओवर टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे, या कोई और अदर अलाउंसेस मिल रहा है उसको हम वेजेस बोलकर नहीं मानेंगे। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखिए, अब बात आती है सुपर एन्युएशन की। आगे एक टर्म पढ़ेंगे हम तो उसी को डिफाइन कर देगा। सुपर एन्युएशन क्या होता है, सुपर एन्युएशन मतलब इट मींस अटेनमेंट बाय एन एम्प्लॉय ऑफ सच एज। जी हाँ, एक एज आपकी हो जाना एज इज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ऑन अटेनमेंट ऑफ विच ही शैल वेकेट एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, आपका जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि आप एक सर्टेन एज तक हमारे यहाँ काम करोगे, तो आपकी जिस दिन वो एज हो जाएगी, जिस दिन आपकी वो एज हो गई उसे हम कहते हैं सुपर एन्युएशन, ठीक है। एंड इन अदर केसेस, बाकी केसेस में जो आपका एज है वो आपका है 58 ईयर्स। समझ में आ गया। सुपर एन्युएशन मतलब आपका जो सर्विस एग्रीमेंट हुआ है उसमें लिखा रहेगा कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ सो एंड सो, मान लो 50 साल, 55 साल, 60 साल, जिस दिन आपकी वो एज हो जाएगी तब आप अपनी इच्छा से इस ऑफिस को छोड़ दोगे, वैकेट कर दोगे। तो जिस दिन उस एम्प्लॉय की वो एज हो गई उसे हम कहते हैं अटेनमेंट, सॉरी उसे हम कहते हैं सुपर एन्युएशन, ठीक है। और अगर अदर केसेस है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो उसको उसमें बाय डिफॉल्ट 58 ईयर्स, व्हेन यू अटेन द एज ऑफ 58 ईयर्स उसको हम मान लेंगे अटेनमेंट की एज हो गई। अब देखिए एक टर्म आएगा कंटिन्यूअस सर्विस। कंटिन्यूअस सर्विस मतलब क्या, the employee is said to be in continuous service for a period if he has been in uninterrupted services। जी हाँ, वो अगर एक सर्विस में है और वो सर्विस उसकी अनइंटरप्टेड है, अनइंटरप्टेड इन द सेंस मतलब कि किसी भी और दूसरे कारण से वो रुकनी नहीं चाहिए, मतलब कंटिन्यूस वो वहां पर जॉब करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, ठीक है, वो आपका होता है अनइंटरप्टेड सर्विसेज। अब मान लो आपने एक जगह जॉब किया, 1 साल काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर किसी दूसरी जगह जॉब किया, फिर वहां छोड़ दिया, फिर किसी और जगह काम किया, छोड़ दिया, फिर वापस से पहली जगह पर आ गए। अगर ऐसा कुछ सीन होता है तो वो अनइंटरप्टेड नहीं, वो इंटरप्टेड कहलाएगी। अनइंटरप्टेड क्या हो गया, जब आपने उसको ज्वाइन किया और आप कंटिन्यूस उसमें काम किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, उसे कहते हैं अनइंटरप्टेड सर्विसेज, ठीक है। लेकिन फॉलोइंग केसेस में अनइंटरप्टेड सर्विसेज को हम यहां पर लागू नहीं करेंगे। दैट इज हाउएवर फॉलोइंग इंटरप्रिटेशंस इज नॉट कंसीडर्ड एज अनइंटरप्टेड। मतलब नीचे दिए गई अगर कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो वहां पर क्या हो रहा है, आपका एक्चुअल में इंटरप्शन हो रहा है, ठीक है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंटरप्ट हो रहा है, रुक रहा है, आप कंटिन्यूस काम नहीं कर रहे, बीच में कुछ छुट्टी आ जा रही है, कुछ गैप आ जा रहा है आपकी सर्विस में, तो हम उस गैप को इग्नोर कर देंगे और ये मानेंगे कि यस आप अभी भी कंटिन्यूस सर्विस में हो। क्या क्या, सिकनेस, मान लो कि आप एक जगह जॉब कर रहे थे और आपको सिकनेस आ गई, आप बीमार पड़ गए, 1 महीना तक आपको छुट्टी लेनी पड़ी, फिर दूसरे महीने से ठीक हो गए और दोबारा से आपने काम करना शुरू किया,
तो यहाँ पर बीच में जो 1 महीने का इंटरप्शन हुआ, उस इंटरप्शन को हम इंटरप्शन बोलकर नहीं मानेंगे, बिकॉज वो क्यों हुआ, सिकनेस के लिए हुआ, आपने जानबूझकर नहीं किया, आपका नेचुरल ऐसा हेल्थ ऐसा हो गया कि आपको उसको छुट्टी लेनी पड़ी और फिर दोबारा आप उसको कंटिन्यू कर लिए। अगर ऐसा कुछ केस होता है तो हम उसको मानेंगे कि यस आप कंटिन्यूअस अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हो। अगर आपका एक्सीडेंट होता है और आपको कुछ ब्रेक लेना पड़ता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, तब भी हम क्या मानेंगे, हम उसको मानेंगे कि आपका अनइंटरप्टेड सर्विस है। लेआउट हो गया, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, लॉकडाउन हो गया, शटडाउन हो गया, उस दिन आप ऑफिस नहीं गए उतने दिनों तक, तो उस केस में भी ये माना जाएगा आप कंटिन्यूअस सर्विस में हो। एज पर दिस एक्ट, उसका सेशन ऑफ वर्क नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय का कोई कारण, मतलब एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, किसी और कारण से अगर मान लो काम बंद हो गया, जैसे अभी शटडाउन वाला सीन ले लेते हैं, ठीक है, कोरोना का केस चल रहा है आपको पता है, तो उसके लिए फैक्ट्री बंद हो गई, तो एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, बट फैक्ट्री बंद हो गई, तो उस केस में जो 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना, जो भी जितने पीरियड फैक्ट्री बंद रही, वो एम्प्लॉय वहां पर काम करने नहीं गया, बट स्टिल क्या माना जाएगा, वो अभी भी कंटिन्यूअस सर्विस में है। जिस दिन वो लीव लेता है, छुट्टी लेता है, छुट्टी को भी क्या माना जाएगा कि वो काम पर है, ऐसा माना जाएगा इस केस के अकॉर्डिंगली। मतलब क्या हो रहा है, अब छुट्टी अगर ले रहा है बीच में 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़कर कहीं और चले गया, वो उसी नौकरी में है, बट फॉर ए स्मॉल पीरियड, एक छोटा सा पीरियड के लिए वो छुट्टी में था, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, वो अभी भी कंटिन्यूअस सर्विस में है। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस सर्विस किसकी, नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट की। नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो ऐसे बिजनेस जो साल भर चलते रहते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं होता। सीजनल मतलब जो एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, जैसे मान लो छाता का इंडस्ट्री, वो बारिश के महीने में चलेगा, है ना। आम का इंडस्ट्री वो आपका सीजनल है, गर्मियों में चलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। तो नॉन सीजनल केस में क्या बोल रहा है, इज इन कंटिन्यूस, एम्प्लॉय को हम कंटिन्यूस सर्विस में बोलेंगे ऑफ 1 ईयर इफ ही हैज वर्क फॉर एटलीस्ट, हम एक एम्प्लॉय को नॉर्मल केस में अगर 1 साल उसको बोलेंगे कि वो 1 साल तक काम में था, कब, इफ 190 डेज बिलो द ग्राउंड, अगर वो माइंड में है तो 190 दिन कम से कम वो बिलो द ग्राउंड काम करना चाहिए, या फिर एस्टेब्लिशमेंट फॉर वर्क्स फॉर लेस देन 6 डेज इन अ वीक, या फिर ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहां पर एक हफ्ते में 6 दिन या उससे कम काम होता है। तो वैसे केस में अगर आपने 190 दिन भी वहां पर आपने बिता दिए, आप वहां पर काम कर लिए, तो हम ये मानेंगे कि आपने 1 साल तक कंटिन्यूस सर्विस वहां पर की है, ऐसा एक्ट कहता है। अगर बाकी केसेस है तो फिर 240 डेज इन अदर केसेस। वाई 240 डेज सर, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज आर देयर, बट संडेज को काट दो, छुट्टियों को काट दो, क्योंकि उस दिन काम नहीं होता, बैलेंस जो बचा उस दिन काम होता है, तो ऑन एन एवरेज 240 डेज आपका इफेक्टिवली वर्किंग डेज होता है। उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट इज इन कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 6 मंथ इफ ही हैज वर्क फॉर एटलीस्ट, एक नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में हम उसको मानेंगे कि वो कंटिन्यूस सर्विस था 6 महीने के लिए, कब, इफ ही हैज वर्क फॉर एटलीस्ट 95 डेज, अगर वो बिलो द ग्राउंड अगर 95 डेज काम करे तो हम क्या मानेंगे कि वो 6 महीने, अभी 6 महीने कितना देखो 30 डेज इंटू 6 मंथ, टोटल आपका 180 डेज होता है, लेकिन इस 180 डेज में थे, अगर आप सिर्फ 95 डेज भी अगर आप बिलो द ग्राउंड अगर काम करते हो, माइंस में काम करते हो, या ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 6 से कम दिन एक हफ्ते में काम होता है, तो उस केस में क्या मानेंगे हम कि आप कंप्लीट 6 महीने तक काम किए हो, और अगर बाकी दिन है तो 120 दिन। समझ में आ गया आपको। अब बात आती है एम्प्लॉय ऑफ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। जी हाँ, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो सीजनल होते हैं, तो सीजनल बेसिस के केस में हम कब बोलेंगे कि वो कंटिन्यूस सर्विस में था, कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ, कब बोलेंगे, इफ ही हैज वर्क फॉर एटलीस्ट 75% ऑफ डेज ऑन विच एस्टेब्लिशमेंट वाज ऑपरेटिंग। मतलब इस केस में मान लो सीजन आपका 120 दिन का है, ठीक है, तो 120 दिन का 75% कितना हो जाता है, ये आप कहोगे 90 डेज। तो अगर आपने 90 डेज या उससे ज्यादा अगर काम किया तो हम ये मानेंगे कि हाँ आपने पूरा कंटिन्यूस काम किया है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आते हैं कि व्हेन ग्रेच्युटी इज पेएबल, आप ग्रेच्युटी कब पे करते हो आपके एम्प्लॉय को। तो ग्रेच्युटी इज पेएबल टू एन एम्प्लॉय ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस। जी हाँ, अब पता चला आपको कि ये वर्ड कंटिन्यूस क्यों हम डिस्कस किए थे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए 5 इयर्स का। तो 5 इयर्स तो बहुत सिंपल है, हम समझ में आ जाएगा हमको, बट व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूस सर्विस, तो इसीलिए अभी हमने डिस्कस किया। नॉन एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें अगर 1 साल का कंटिन्यूस सर्विस कब मानेंगे, जब आप 190 डेज से ज्यादा काम करोगे अंडरग्राउंड में, और अदर केस में आप काम करोगे 240 डेज। और अगर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 6 मंथ कब कहा जाएगा, जब 95 डेज काम करोगे माइंस वाले सीन में, और बाकी केस में 120 डेज अगर आप काम करोगे, तो हम ये मानेंगे आपने कंटिन्यूस सर्विस की है 1 साल या 6 महीने का रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ग्रेच्युटी कब पे करना है, लीगली आपको ऊपर कब ड्यू हो जाएगा, व्हेन एन एम्प्लॉय
कंप्लीट्स हिज 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विसेज। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय 5 साल कंटिन्यूअस अगर काम करता है तो यस, अब आप लायबल हो कि आप उस एम्प्लॉय को ग्रेचुटी दोगे। बट कब दोगे? जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी मतलब पिछले 12 महीने में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हुए हो। अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब से आपका ऑर्गेनाइजेशन खुला है तब से सिर्फ 7-8 लोग ही काम किए जा रहे हैं, देन लीगली आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ग्रेचुटी कब कब पे करोगे? ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विसेज ऑन हिज सुपर एनुएशन। जी हाँ, जिस दिन उसका सुपर एनुएशन हुआ, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, सुपर एनुएशन पे अगर उसके 5 years की अगर सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो यस, आप उसको ग्रेचुटी दोगे। उसके रिटायरमेंट पे अगर मान लो 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके कंटिन्यूअस सर्विसेज को, तो आप उसको दोगे। अब मान लो रिटायरमेंट के केस में उसने 50 साल काम किया या 20 साल काम किया या 30 साल काम किया उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो यस, वो अलाउड हो जाएगा, उसके ऊपर उसको ग्रेचुटी मिलेगा। या उसने रिजाइन दे दिया, जिस उसने रिजिग्नेशन दिया उस रेजिग्नेशन वाले दिन तक उसने अगर 5 साल तक कंटिन्यूअस अगर सर्विस दी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन में और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लगता होगा, तो यस, वो उस ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेचुटी का पैसा लेकर ही निकलेगा। या फिर मान लीजिए उसका डेथ हो गया या डिसेबलमेंट हो गया, या तो खुद ही मर गया या फिर वो विकलांग हो गया, डिसेबल हो गया, उसके हाथ पांव चलने बंद हो गए, अगर ऐसा कुछ केस भी अगर होता है तो यस, और इस दिन तक, और तो यहाँ पर जो हमने ये 4-5 सिचुएशन देखा, इन सिचुएशन में उसका 5 years कंप्लीट होना चाहिए। वो कंप्लीट होगा कि उसका कंटिन्यूअस सर्विसेज का, जी हाँ, द वर्ड इज हियर कंटिन्यूअस सर्विस, कंटिन्यूअस सर्विस अगर होगा उसका इन डेट्स में तो यस, उसको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। एंड इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 years नॉट रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। सही बात है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर काम कर रहे थे और 3 साल बाद आपका एक्सीडेंट हो गया और आप मर गए, तब हम 5 साल थोड़ा ना वेट करेंगे, तब तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर मान लीजिए कि जहां पर आप काम कर रहे थे वहां पर 3 साल बाद आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ दोनों कट गए, तो वहां पर डिसेबलमेंट हो गया, तो उसके साथ 5 साल वाला लिमिट नहीं देखेंगे, आपको ग्रेचुटी मिलेगी। ठीक है, देन ये आता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। क्या है? 15 days wages is paid for every completed year of service। जी हाँ, आपको ग्रेचुटी कितनी मिलेगी? 15 days वेजेस, आपकी 15 दिन की जो वेजेस है वह हम आपको पे करेंगे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जी हाँ, आपने एक कंप्लीटेड ईयर अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको 15 दिन का वेजेस मिलेगा। समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए हमने कब बोला कि अगर आपका 240 डेज से ज्यादा अगर आपका होता है एक साल में काम, तो हम क्या मानेंगे? आपने 1 year कंप्लीट सर्विस की। ठीक है, तो मान लीजिए आपने एक बिजनेस में 240 डेज काम किया। ठीक है, 5 साल आपको काम करने, तो इंटू 5, 5 साल कितना हो गया? हर साल मान के चलो आपने 240 डेज करके 5 साल तक काम किया, तो ये आपका हो जाएगा करीबन 1000 और 4 200 1200 दिन आपने काम किया 5 साल में। तो एक साल अगर आपने काम किया तो आपको कितना दिन का वेजेस मिलेगा? ग्रेचुटी कितना मिलेगा? आपका जो 15 डेज का जो होगा वेजेस उतना एक साल के लिए। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका एक दिन का वेजेस, फॉर एग्जाम्पल एक दिन का वेजेस है 1000 रुपए, इफ एक दिन का वेजेस 1000 रुपए है तो 15 दिन का वेजेस कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए। ये तो आपका हो गया एक कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस के लिए। और मान लीजिए आपने अगर 5 कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस किए तो ये कितना हो गया? 15,000 इंटू 5 यानी कि 75,000 आपको क्या मिलेगा? ग्रेचुटी मिलेगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो वीडियो को फिर से 5 मिनट पीछे कीजिएगा और दोबारा से रीप्ले करके देखिएगा, समझ में आ जाएगी। और ज्यादा क्लियर होने के लिए जब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम इसके ऊपर नंबर सॉल्व करेंगे, जब आप वो नंबर देखोगे तो भी आपका क्लियरिटी हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेचुटी का कैलकुलेशन कैसे होगा? 15 डेज वेजेस इज पेड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। आपने जितना ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट किया उसका 15 डेज का वेजेस आपको मिलेगा। अगर आपने एक साल कंप्लीट किया 15 दिन का वेजेस ले लो, 2 साल कंप्लीट किया 15 दिन प्लस 15 दिन 30 डेज का वेजेस ले लो, 3 साल कंटिन्यूस आपने काम किया तो 15 दिन का वेजेस इंटू 3 यानी कि 45 डेज का सैलरी आपका जो बनेगा, वेजेस वाला पार्ट जो बनेगा वो आप ले लो। देन या फिर पार्ट ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अगर आप एक साल में 6 महीने से ज्यादा अगर काम करते हो तो उसको भी हम एक साल काउंट करेंगे। मतलब क्या? मान लीजिए आपने एक साल में 7 महीने काम किए तो उस 7 महीने को हम क्या मानेंगे? 1 कंप्लीटेड ईयर मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। अगर आप उसमें मान लीजिए 8 महीने काम किए तभी उसको हम 1 ईयर मानेंगे। लेकिन अगर आपने 5 महीना अगर काम किया
तो उसको कुछ नहीं मानेंगे। मतलब क्या, मान लीजिए आपने काम किया 6 ईयर 3 मंथ्स काम किया, उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे 6 ईयर्स। समझ में आ गया। लेकिन अगर आपने काम किया 6 ईयर्स 8 मंथ, तो उसको हम क्या मानेंगे, हम उसको हम मानेंगे 7 ईयर्स, और 7 ईयर्स का उसको ग्रेच्युटी मिलेगा। ठीक है। देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी कितनी मिल सकती है, 20 लाख। 20 लाख इज अलाउड, मतलब इनकम टैक्स में भी आपको 20 लाख तक का एग्जेम्पशन मैक्सिमम मिल सकता है। बट हाउ एवर एन एम्प्लॉय मे रिसीव ग्रेच्युटी इन एक्सेस ऑफ 20 लाख, उसको 20 लाख से ज्यादा भी मिल सकता है, बट इनकम टैक्स में बेनिफिट कितना मिलेगा, सिर्फ 20 लाख का ही मिलेगा। देन ग्रेच्युटी फॉर नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट फॉर टाइम बेसिस एम्प्लॉय। जी हाँ, कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो टाइम बेसिस पे सैलरी लेते हैं, मतलब आप दिल्ली आओगे, आप सबको आपका सैलरी मिल जाएगा टाइम बेसिस पे। एक होता है आपका पीस रेट बेसिस पे, मतलब आपने जितना पीसेस बनाया उतना आपको सैलरी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक घड़ी बनाने का कंपनी है, तो आपको क्या बोला गया, अगर आप एक दिन में एक घड़ी बनाओगे 100 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। आप एक दिन में 10 घड़ी बनाओगे तो 10 घड़ी इंटू 100 रुपए, 1000 रुपए आपका सैलरी हो जाएगा। तो एक होता है पीस रेट, दूसरा होता है आपका टाइम बेसिस पे। ठीक है, तो टाइम बेसिस पे अगर आपका है और आपका नॉर्मल बिजनेस है, तो आपका कैसे होगा सैलरी ग्रेच्युटी कैलकुलेशन, लास्ट ड्रॉन वेजेस, अब जो आपको जो लास्ट वेजेस मिलती थी, लास्ट वेजेस इंटू 15/26, मतलब 15 दिन का, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। अभी 15/26 को लिया हमने, क्या कहा, 15 दिन का सैलरी, एंड एक महीने में 30 डेज, 4 संडे काट दो तो बैलेंस डेज कितना बचा, 26। समझ में आया। इसको कुछ हम इस तरीके से लिखें, आप इसको अगर समझना चाहोगे तो ये क्या है, लास्ट ड्रॉन वेजेस, मतलब आपकी जो लेटेस्ट सैलरी होगी वो, इंटू, आप सिर्फ इसको देखिए 15/26 मतलब क्या, 15 दिन की सैलरी। आपको एक महीने में जो सैलरी मिल रही है ना, वो संडे को काट दो, जितना वर्किंग डेज है उतनी की सैलरी मिलती है। तो 30 डेज की सैलरी नहीं मिलती आपको, आपको मिलती है 26 डेज की सैलरी। तो 26 डेज की सैलरी से आप 15 डेज की सैलरी निकाल लो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। आपने अगर 5 साल कंप्लीट किया तो इंटू 5 कर दो, आपने 50 साल किया तो 50 कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो ये फॉर्मूला है आपका, ये याद रखिएगा, ये आपको इनकम टैक्स में भी काम आएगा। क्या, ग्रेच्युटी फॉर नॉन सीजनल, मतलब नॉर्मल वाला बिजनेस, ग्रेच्युटी फॉर नॉर्मल बिजनेस फॉर टाइम बेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम बेसिस पे आप उसको अगर पेमेंट करते हो तो कैलकुलेशन कैसे होगा ग्रेच्युटी का, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट ड्रॉन वेजेस इंटू 15/26, मतलब 15 डेज की सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विसेज। जिसको फॉर्मूला के तौर पे अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट ड्रॉन वेजेस इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस होल डिवाइडेड बाय 26। ये क्या है, आपका डेज है, और ये भी आपका क्या है, डेज है। ठीक है, अब अगर आपका पीस रेट वेजेस है, पीस रेट मतलब एक पीस बनाने का 100 रुपया मिल रहा है आपको सैलरी, 1000 पीस बनाओगे तो 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपया आपको सैलरी मिलेगा। अगर ऐसा आपका बिजनेस है तो उसके उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्रेच्युटी हम, तब हम करेंगे एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ वेजेस, तो हम लास्ट 3 महीने का एवरेज लेंगे। ठीक है, वही 15 दिन का लेंगे और इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। थोड़ा सा चेंज क्या है यहाँ पर पहले वाले केस में, टाइम वाले केस में क्या था, लास्ट ड्रॉन वेजेस, बट जब बात आती है पीस वाले केस में, तब हम क्या लेते हैं, तब हम लेते हैं एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ वेजेस। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया, सोच कर देखिए कि मान लीजिए अभी अगर मैं, मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, ठीक है, तो ये मेरा 59 ईयर हो गया, 11 मंथ हो गया, 60 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा मेरा रिटायरमेंट, और उसका मुझे ग्रेच्युटी मिलेगी। तो जो 12th मंथ है, इस 12th मंथ, और मान लो मैं पीस रेट वाला स्कीम में हूँ, पीस रेट वेजेस में हूँ, तो मैं क्या करता, जो मेरा 12th मंथ होता, लास्ट वाला मंथ, उस महीने में घर जाता ही नहीं, ऑफिस में ही रहता, मतलब फैक्ट्री में ही रहता, और दिन रात एक करके मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, मान लो मैं एकदम हाईएस्ट क्या करता, पीसेस बनाता। मतलब जहां मैं नॉर्मल 10 पीस बनाता हूं एक महीने में, इस वाले केस में मैं क्या करता, 30 पीसेस बना देता, एक्स्ट्रा काम कर करके, और 30 पीस बनाता। और मान लो अगर मेरा एक पीस का, अगर मेरा सैलरी अगर 1000 होता, तो यहाँ पर क्या होता, 30 पीसेस का इंटू 1000, यानी कि 30,000 रुपये मेरा सैलरी हो जाता। मतलब लास्ट लास्ट मंथ में क्या हो जाता, 30,000 रुपये। समझ में आ रहा है आपको। तो मुझे क्या मिलता, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15 डेज का सैलरी, मतलब अगर ये एक महीने का तो 15 दिन का निकाल देते मेरे को। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर वो क्या करता है, एम्प्लॉय यहाँ पर ज्यादा पैसा लेने के चक्कर में एक्स्ट्रा काम कर देता। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर पीस रेट के केस में याद रखना, सिर्फ पीस रेट के केस में क्या बोल दिया गया, आपका लास्ट 3 महीने का एवरेज देखा जाएगा, लास्ट 3 मंथ का एवरेज सैलरी देखा जाएगा, और वो जो एवरेज सैलरी बनेगा उसको हम देंगे आपको पैसा।
15 डेज का नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद नॉर्मल केस में अगर आपका सीजनल बिजनेस है तो सीजनल बिजनेस में क्या देखा गया, आपका 3-3 महीने का एक सीजन किया गया, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो नॉर्मल होता था 15 डेज, उसको काट के आपको कर दिया गया 7 डेज का वेजेस सिर्फ, ठीक है। तो लास्ट ड्रॉन वेजेस इंटू 7/26 मतलब 7 डेज का सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विसेज। आपका अगर सीजनल बिजनेस है तो आपका 7/26 होगा। अदर केस में 15/26 और सीजनल के केस में 7/26 मतलब हम 7 डेज की सैलरी निकालेंगे सीजनल केस में, एंड नॉर्मल केस में निकालेंगे 15 डेज की सैलरी, और जो आएगी उसको इनटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस उसको हम ग्रेच्युटी पे करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल पोर्शन जब करेंगे तो ये हमारा और क्लियर हो जाएगा, अभी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल है। नाउ होम ग्रेच्युटी इज पेबल, ग्रेच्युटी पेबल किसको होगी, बहुत अच्छी बात है, इट इज पेबल टू एम्प्लॉय, जो आपका एम्प्लॉय है उसी को मिलेगी। लेकिन अगर मान लो अगर एम्प्लॉय मर गया, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय मर जाएगा तो क्या मिलेगा, पेड टू द नॉमिनी, उसने उसका जो नॉमिनी होगा या उसकी वाइफ हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई भी अगर जो उसका नॉमिनी होगा उसको मिलेगा। एंड इफ नॉमिनेशन इज नॉट मेड, अगर मान लो नॉमिनेशन वो करना भूल गया था एम्प्लॉय, तो उस केस में उसके जो लीगल हायर होंगे उसको पैसा मिलेगा। एंड इफ नॉमिनी या फिर लीगल हायर माइनर है, अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा है वो, तो उस केस में इट इज पेड टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी हु विल इन्वेस्ट इन बैंक अंटिल ही अटेन्स मेजॉरिटी। तो उस केस में क्या कर देंगे, जो पैसा है उस पैसे को बैंक में जमा करा दिया जाएगा, कब तक, जब तक कि वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। बहुत बार आप लोग मूवी में देखे होंगे ऐसा सीन कि जहां पर पेरेंट मर जाते हैं और सारी प्रॉपर्टी बच्चे के पास आ जाती है, बट बच्चा छोटा होता है तो कोई कंट्रोलिंग पर्सन होता है जिसको संभालता है, एंड द एज वो 18 साल का हो जाता है, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी उस 18 साल वाले बच्चे को मिल जाती है। तो यहाँ पर वही बोला गया है, अगर एक मैनर, सबसे पहले तो एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा ग्रेच्युटी का, अगर एम्प्लॉय मर गया है तो उसके नॉमिनी को मिलेगा, अगर नॉमिनी नहीं है तो उसका जो लीगल हायर है वो उसको मिलेगा। लेकिन मान लो अगर लीगल हायर या फिर नॉमिनी अगर माइनर है, 18 साल से कमती का है, तो जो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहेगा वो क्या करेगा, उस पैसे को जमा कर देगा बैंक में, और जिस दिन वो बच्चा 18 साल का होगा उस दिन वो पैसा उसको बैंक से निकाल के दे दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। नाउ आप पेमेंट कैसे करोगे, मोड और मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी का पेमेंट कैसे करते हो, ग्रेच्युटी कैन बी पेड इन कैश और बाय डिमांड ड्राफ्ट और चेक। आप उसको कैश में पे कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट से पे कर सकते हो, चेक से पे कर सकते हो, बट इफ द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी इज लेस देन 1000 रुपए, लेकिन अगर आपका ग्रेच्युटी का अमाउंट 1000 रुपए से कमती बनता है तो उसके उसमें पेमेंट शुड बी मेड बाय पोस्टल ऑर्डर आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। तब आप पोस्टल ऑर्डर के थ्रू भी इसको पे कर सकते हो। एंड ग्रेच्युटी कैन नॉट बी पेड इन काइंड, आप उसको काइंड में पे नहीं कर सकते, भैया घर ले ले, बंगला ले ले, कार ले ले, गाड़ी ले ले, जीप ले ले, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपको उसको कैश में पे करना है, ठीक है। नाउ फॉरफीचर ऑफ ग्रेच्युटी, पार्सल फॉरफीचर, एक होता है पार्सल फॉरफीचर, ये क्या है, देखिए हम उसका पैसा काट देंगे, हम उसको ग्रेच्युटी नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे और कब नहीं देंगे, देखिए एक है आपका पार्सल फॉरफीचर, मतलब एम्प्लॉय सर्विस इज टर्मिनेटेड फॉर एनी एक्ट ऑफ विलफुल ओमिशंस और नेग्लिजेंस रिजल्टिंग टू डैमेजेस और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मान लो एम्प्लॉय के किसी कारण से, एम्प्लॉय के किसी एक्ट के कारण से अगर हमको कंपनी को नुकसान हुआ या कंपनी का कोई प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, तो भैया हम आपको सैलरी किस बात का दें, हम आपको ग्रेच्युटी क्यों देते हैं, क्योंकि आपने हमारे साथ लॉन्ग टर्म लंबे समय तक आपने हमारे साथ काम किया, हम आपके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप तो हमारा नुकसान करा दिए, अगर आपने हमारा नुकसान करा दिया तब हम आपको ग्रेच्युटी नहीं देंगे। एंड हियर फॉरफीचर इज अलाउड ओनली टू एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस। हाँ, लेकिन फॉरफीचर कितना अलाउ होगा, जितना आपका लॉस हुआ है, मतलब मान के चलो कि आपका, आप मान के चलिए कि आपका लॉस हुआ 2 लाख रुपए का और आपका ग्रेच्युटी बनता मान लीजिए 5 लाख रुपए का, तो उस केस में आप क्या करोगे, 5 लाख का ग्रेच्युटी बनता लेकिन 2 लाख का लॉस हो गया, तो सिर्फ लॉस को काट दो, बाकी जो बैलेंस पैसा है ये पैसा आप उसको ग्रेच्युटी का अभी भी पे करोगे। समझ में आ गया। एंड वाइस वर्सा सीन 2, मान लीजिए आपका 2 लाख का लॉस हो गया, ठीक है, और आपका ग्रेच्युटी भी बनता था कितना, 1 लाख रुपए, तो आपको 1 लाख रुपए पूरा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम ग्रेच्युटी दें ऐसा कंपलसरी नहीं है, हम आपको ग्रेच्युटी नहीं देंगे अगर आपके मतलब एम्प्लॉय के किसी कारण से, देखो यहाँ पर वर्ड क्या है, एनी एक्ट ऑफ विलफुल ओमिशन, जानबूझकर की गई गलती, विलफुल ओमिशन या नेग्लिजेंस के कारण। अब गलती तो किसी से भी हो सकती है, बट हेंस अगर ये प्रूव हो जाए कि ये विलफुल था, जानबूझकर किया गया कांड था, तो उस केस में आपको हम पैसे नहीं देंगे। देन होली और पार्शली फॉरफीचर,
हम पूरा का पूरा पैसा भी आपको नहीं देंगे। कब? एम्प्लॉय सर्विसेज टर्मिनेटेड, एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, क्यों? राइटियस कंडक्ट और फॉर एनी अदर एक्ट ऑफ वायलेंस, अगर वो दंगा फसाद कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ठीक है, अचानक से बहुत एक्साइटेड हो गया और जाके वो बॉस को ही 2-4 थप्पड़ लपेट दिया अच्छे से, तो उस केस में वो क्या कर रहा है? वायलेंस कर रहा है। वो क्या किया? वो आग लेके आ गया फैक्ट्री के अंदर, सबको आग लगा के डरा रहा है, धमका रहा है, कुछ भी से दंगे फसाद करने का काम कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ एक्ट कर रहा है उसको निकालो यहाँ से, उसको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। एनी एक्ट विच कंस्टिट्यूट्स ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, जी हाँ, मान लो वो कुछ गलत काम कर रहा है तो उसके उसमें भी हम उसको क्या करेंगे? उसको नौकरी से निकाल देंगे, प्लस उसको हम ग्रेच्युटी भी नहीं देंगे। मान के चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये जो एम्प्लॉय था, ये आपका एम्प्लॉय मान लो 7 साल से काम कर रहा है, 7 साल मतलब 5 साल से ज्यादा हो गया तो उसको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। बट इसने क्या किया? इसने 7वें साल में जब था, एक लड़की आपको यहाँ पर ऑफिस में ज्वाइन करी और इस लड़की के साथ इसने गलत काम किया। अगर इसने ऐसा गलत काम कर दिया तो ये क्या हो गया? अगेंस्ट मॉरल टर्पिट्यूड, कुछ गलत काम कर दिया, तो भैया इस आदमी को आप नौकरी से भी निकालो, प्लस इसको ग्रेच्युटी भी मत दो, क्योंकि गलत काम कर रही है, ठीक है। देन हम बात करेंगे नॉमिनेशन की। बहुत ही सिंपल है, नॉमिनेशन आपको करना है विदिन 30 डेज। नॉमिनेशन मतलब आपका मतलब एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय को अगर कल कुछ हो गया तो उसके बाद पैसे किसको मिलेंगे? वो होता है नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन आपको करना है कब? विदिन 30 डेज आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस। जी हाँ, आप जहां पर काम कर रहे हो, अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया तो उसके 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है? आपको नॉमिनेशन करना है। नॉमिनेशन टू बी मेड इन फेवर ऑफ फैमिली मेंबर्स ओनली। जी हाँ, आप फैमिली मेंबर्स को ही नॉमिनेशन कर सकते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को नॉमिनेशन में नहीं डाल सकते, ठीक है। आप अपने किसी और दोस्त को नॉमिनेशन में नहीं डाल सकते, आपकी फैमिली मेंबर को ही आप नॉमिनेशन में डालोगे। क्यों इसीलिए बोला गया? क्योंकि अगर आप अपने किसी और बाहर वाले को नॉमिनेशन में डालते तो वो पैसे के लालच में आपको मार देगा। बट अगर आप फैमिली वाले को डालते हो तो फैमिली वाले आपको पैसों के लिए मारे, ऐसा बहुत ही कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी मम्मी का नाम डाल दिया नॉमिनेशन में तो सिर्फ पैसों के लिए आपकी मम्मी आपका खून नहीं करेगी। इसीलिए बोला गया कि नॉमिनेशन में बाहर वालों को हम अलाउ नहीं करेंगे। बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ एनी पर्सन इफ एम्प्लॉय हैज नो फैमिली एट टाइम ऑफ नॉमिनेशन। जी हाँ, लेकिन अगर उसका कोई फैमिली ही नहीं है, वो अनाथ है, तो उस केस में वो बाहर वाले को भी कर सकता है। और बाद में अगर उसका कोई फैमिली बन जाता है, मान लो उसकी शादी हो गई, मान लो अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपने दोस्त के नाम पे नॉमिनेशन कर दिया, और बाद में अगर मेरी शादी हो गई तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने दोस्त का नाम हटा के अपनी बीवी का नाम डाल सकता हूँ एज ए नॉमिनी। और कल अगर मान लो कि मेरे बच्चे हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी बीवी का नॉमिनेशन हटा के मेरे बच्चे के नाम पे भी डाल सकता हूँ। तो ये आप चेंज कर सकते हो नॉमिनेशन। वही चीज बोल रहा है कि नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ अदर पर्सन विल बी कैंसिल, उसका कैंसिल कर सकते हो और एक फ्रेश नॉमिनेशन आप डाल सकते हो फैमिली मेंबर के, वो भी विद इन 90 डेज। जिस दिन आपकी फैमिली बनी उसके 90 दिन के अंदर आप अप्लाई कर दो। उसके अलावा एम्प्लॉय मे नॉमिनेट मोर देन 1 पर्सन एंड डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी अमंग देम। जी हाँ, मैं अपनी बीवी के नाम पे भी डाल सकता हूँ नॉमिनेशन और बेटे के नाम पे भी डाल सकता हूँ, मतलब 50-50 कर दूंगा कि अगर कल मेरे को कुछ हो गया तो मेरा आधा पैसा ग्रेच्युटी का मेरी बीवी को दिया जाए, आधा मेरे बेटे को दिया जाए। या मान लो मेरे 2 बेटे हैं तो मेरे मरने के बाद आधा पैसा मेरे बेटे 1, आधा पैसा मेरे बेटे 2 को दिया जाए, ऐसा मैं कर सकता हूँ। देन नॉमिनेशन वंस मेड कैन बी मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, वो भी कैसे? रिटर्न आपको देना पड़ेगा, नोटिस में हो जाएगा। एंड इफ नॉमिनी डाइज बिफोर एम्प्लॉय, जी हाँ, अगर आप मान लीजिए आपने आपकी बीवी के नाम पे नॉमिनेशन किया था और आप जिंदा हो, आपकी बीवी मर गई, तो आपका नॉमिनेशन भी मर गया, तो उस केस में फ्रेश नॉमिनेशन आप कर सकते हो। बीवी मर गई कोई बात नहीं, बेटे के नाम पे नॉमिनेशन ट्रांसफर कर दो। एंड नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ माइनर, आप बच्चे के नाम पे भी नॉमिनेशन कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। नॉमिनेशन बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नॉमिनेशन। जी हाँ, जिस दिन आपने एक लेटर दिया, रिक्वेस्ट किया कि भैया मैं इसको नॉमिनेशन देना चाहता हूँ, उस दिन से ही नॉमिनेशन इफेक्टिव हो जाएगा। एंड 1 कॉपी ऑफ नॉमिनेशन शुड बी इन सेफ कस्टडी बाय एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर के पास एक कॉपी होनी चाहिए कि उसने नॉमिनेशन किसको दिया है, कि कल अगर आगे चल के एम्प्लॉय मर गया तो जो एम्प्लॉयर है वो पैसे किसको दे, वो उसकी कॉपी निकालेगा, पढ़ेगा उसने किसको नॉमिनेशन किया था, अकॉर्डिंगली पेमेंट करेगा। नाउ रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी। यस, आपको रिकवरी कैसे करनी है? एप्लीकेशन कैन बी मेड टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी बाय पर्सन एंटाइटल्ड टू ग्रेच्युटी इफ इट इज नॉट पेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। जी हाँ, अगर आपको आपका पैसा नहीं मिल रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाके अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा? इशू करेगा रिकवरी सर्टिफिकेट कलेक्टर को, और वो कलेक्टर क्या करेगा? जैसे आपका नॉर्मल लैंड रेवेन्यू, जैसे आपका जो होता है ना कलेक्टर, वो कलेक्टर के पास जाएगा ऑर्डर, और कलेक्टर को बोला जाएगा कि हे कलेक्टर, आपके एरिया में वो फलाना फलाना आदमी, उस आदमी का रोक के रखा है, ग्रेच्युटी का पैसा आप निकलवा के दीजिए, तो कलेक्टर निकलवा के आपको पैसा दे देगा, प्लस उसके ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेच्युटी, ये क्या है? द ग्रेच्युटी पेबल टू एम्प्लॉय कांट बी अटेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री और ऑर्डर इन सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल कोड। जी हाँ, अब आपको मान लो कुछ ग्रेच्युटी का पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रोटेक्शन, ग्रेच्युटी का पैसा को बचा के रखा गया है, मतलब क्या कि मान लो अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हो,
आपको बैंक वाला क्या बोलेगा कि आपको कुछ सिक्योरिटी दो, आप क्या बोलोगे कि बैंक वाला सुनो मेरे को ना ग्रेचुटी मिलने वाली है फ्यूचर में 5 लाख रुपए, आप मेरा ग्रेचुटी का वो पैसा रख लेना और मेरे को आप अभी लोन दे दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। हम चाहते हैं, हम ग्रेचुटी क्यों लेके आए, सरकार कहती है हम ग्रेचुटी इसलिए लेके आए ताकि फ्यूचर में जब आप काम छोड़ो तब आपको लमसम पैसा मिले, आप अपना सर्वाइवल कर सको। लेकिन अगर आप अपने इस पैसे को कहीं और गिरवी रख दोगे तो भैया वो फ्यूचर में पैसा डूब सकता है, आपका फ्यूचर और ज्यादा डार्क हो सकता है। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ आपके साथ हो। समझ में आ गया आपको? तो ये था हमारा एक ब्रीफ ग्रेचुटी एक्ट के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स के बारे में क्या कहता है। अगर आपको ये ग्रेचुटी एक्ट वाला पार्ट अगर समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जहां पर हम देखेंगे इनकम टैक्स में ग्रेचुटी का क्या ट्रीटमेंट होता है। टिल देन हैव अ गुड डे।